कल हमने चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट किया था, दैट इज इंफॉर्मेशन टू द पुलिस एंड देयर पावर्स टू इन्वेस्टिगेट। यानी कि ये तो क्लियर हो जाता है, चैप्टर नंबर 12 जो डील करता है वो कंप्लीटली पुलिस की पावर से डील करता है कि एक तो पुलिस को कोई इन्फॉर्मेशन मिले और उसके बाद में पुलिस इन्वेस्टिगेट कैसे करेगी। अच्छा, आप लोगों को ये पता होगा कि क्रिमिनल ट्रायल जो होता है या क्या कहें कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग जो होती है वो 3 स्टेजेस में होती है। पहला स्टेज उसका नाम है इन्वेस्टिगेशन, दूसरा स्टेज उसका नाम है इंक्वायरी और तीसरा स्टेज उसका नाम है ट्रायल। तो इन्वेस्टिगेशन कब स्टार्ट होता है? सबसे पहले एफआईआर होगी यानी कि इन्फॉर्मेशन आएगी, इन्फॉर्मेशन के बाद में क्या होगा, इन्फॉर्मेशन के बाद में इन्वेस्टिगेशन करेगी पुलिस, इन्वेस्टिगेशन करके जैसे ही चार्जशीट सबमिट हो जाएगी कोर्ट में, वहां पे पुलिस का काम खत्म। तो यहाँ सेक्शन 154 से लेकर और 176 तक तो हम चैप्टर नंबर 12 से डील कर रहे हैं, जो कि पुलिस की पावर से डील करता है इन्वेस्टिगेशन वगैरह से। तो उसको एक बार देखते हैं। कल हमने सेक्शन 154 को पढ़ा था। 154 को एक बार रिकॉल कर लेते हैं जल्दी से। मैंने बताया था कि जो कॉग्निजेबल केसेस हैं उनसे रिलेट करता है सेक्शन 154 एंड 156। 154 में ये कहा था कि कोई भी पर्सन जिसके पास इंफॉर्मेशन है वो ओरल या फिर रिटर्न किसी भी फॉर्म में वो इंफॉर्मेशन दे सकता है ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन को। ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन उससे क्या करेगा, राइटिंग में नोट डाउन करेगा और उस पर सिग्नेचर भी लिए जाएंगे। किस पर्सन के? जिस पर्सन ने वो इंफॉर्मेशन दी है। और उस पर्सन को क्या कहा जाएगा? द पर्सन हु हैज प्रोवाइडेड द इंफॉर्मेशन विल बी कॉल्ड एज एन इन्फॉर्मेंट। है ना, ये बात क्लियरली लिखी हुई थी इस सेक्शन में। कल मैंने क्वेश्चन पूछा था, आप में से कुछ लोग गलत भी हो गए थे। देखिए यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है ओवर टू द इन्फॉर्मेंट। तो जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसको लिखेगा ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन। लिखने के बाद में उस इंफॉर्मेशन पे सिग्नेचर लिए जाएंगे और उसकी एक कॉपी, उस एफआईआर की एक कॉपी उस इंफॉर्मेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी। इसके साथ में ये भी बताया था सेक्शन 154 में कि अगर कोई ऑफेंस ऐसा है विच इज ऑफेंसेस रिलेटेड टू वुमेन वाले, जो कि रेप, आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ द वुमेन, उनसे रिलेटेड वाले अगर कोई ऑफेंसेस हैं, तो ऐसी सिचुएशन में ये इंफॉर्मेशन और एफआईआर कोई वुमेन पुलिस ऑफिसर ही नोट डाउन करे, ऐसा प्रिस्क्राइब्ड है, ऐसा रिकमेंडेड है। प्रोवाइजो में कुछ चीजें दे रखी हैं। प्रोवाइजो में सबसे पहला पॉइंट तो वही दिया है कि अगर कोई ऐसे ऑफेंसेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है जो कि रेप और आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ वुमेन या फिर ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन वाले हैं, और जो विक्टिम है वो टेम्पररी या फिर परमानेंटली फिजिकली या फिर मेंटली डिसेबल कंडीशन में है, तो ज़रूरी नहीं है कि इंफॉर्मेशन पुलिस स्टेशन में ही आके रिकॉर्ड की जाए। वो इंफॉर्मेशन पुलिस ऑफिसर विक्टिम के घर पे जाके रिकॉर्ड कर सकता है, या विक्टिम जिस किसी अदर प्लेस पे चाहे वहाँ पे रिकॉर्ड करवा सकता है। और अगर ज़रूरत पड़े तो एक इंटरप्रीटर या फिर स्पेशल एडुकेटर, क्योंकि यहाँ पे बात मेंटली डिसेबल की भी आ रही है, तो इंटरप्रीटर या फिर स्पेशल एडुकेटर को भी साथ में रखा जाए ऐसी सिचुएशन में। ये प्रोवाइजो नंबर ए कहता है। प्रोवाइजो सेकंड तो सिंपल सा है कि ऐसी इंफॉर्मेशन को क्या करना चाहिए, वीडियोग्राफ करना चाहिए। और क्लॉज सी कहता है द पुलिस ऑफिसर शैल गेट द स्टेटमेंट ऑफ द पर्सन रिकॉर्डेड बाय द जुडिशियल मजिस्ट्रेट। मैंने आपको बताया था 154 में इंफॉर्मेशन रिसीव होती है पुलिस ऑफिसर को, और ये इंफॉर्मेशन जो मिली है इसके ऊपर फिर इन्वेस्टिगेशन वगैरह करेगा। देन जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी स्टेटमेंट लेता है विक्टिम के, और वो जो स्टेटमेंट लिए जाते हैं वो लिए जाते हैं सेक्शन 154 में। तो अगर कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत ही फिजिकली और मेंटली डिसेबल्ड कंडीशन में है और जिसके लिए फ्यूचर कंटिजेंसीज है कि हो सकता है वो अलाइव रहे या डेथ भी हो सकती है, ऐसी सिचुएशन में जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट को स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करने हैं अंडर सेक्शन 164, उन्हें एज सुन एज पॉसिबल रिकॉर्ड कर लिया जाए। ये बात भी प्रोवाइजो में मेंशन्ड है। उसके बाद में सबसेक्शन नंबर 2 है द कॉपी ऑफ इंफॉर्मेशन मस्ट बी प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट टू द इन्फॉर्मेंट। यहाँ पे भी देखिए वर्ड इन्फॉर्मेंट लिखा हुआ है। तो कल मैंने यही पूछा था, जो एफआईआर रिकॉर्ड करवाता है, जो एफआईआर लिखवाता है, उसे क्या कहा जाएगा? क्या कंप्लेनेंट कहेंगे, एप्लीकेंट कहेंगे, इन्फॉर्मेंट कहेंगे, या ऑल ऑफ द अबव कहेंगे? तो आंसर क्या होगा? इन्फॉर्मेंट कहा जाएगा, उसको एप्लीकेंट्स नहीं कहा जाएगा, उसे हम इन्फॉर्मेंट कहेंगे। देन सबसेक्शन 3 कहता है एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय द, हाँ ये इंपॉर्टेंट बात है, अगर कोई पुलिस ऑफिसर मना कर देता है उसकी एफआईआर को रिकॉर्ड करने से, लिखने से, किसी भी वजह से, XYZ कोई भी रीजन रहा हो, तो उस पर्सन के पास में ये ऑप्शन है
कि वो बाय पोस्ट सुपरिंटेंडेंट ऑफ द पुलिस को अपनी रिपोर्ट सेंड कर सके। सुपरिंटेंडेंट ऑफ द पुलिस को वो रिपोर्ट बाय पोस्ट इन राइटिंग सेंड कर सकता है। और उसके बाद में सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस क्या करेगा, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी के पास में दो ऑप्शंस हैं। एसपी अगर चाहे तो वो खुद इन्वेस्टिगेशन करवा सकता है, और अगर वो चाहे तो जो कंसर्न थाना उसमें लगता है, जो कंसर्न पुलिस स्टेशन है, वहां पे वो इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑर्डर्स दे सकता है। ये था सेक्शन 154। मैंने और एक और क्वेश्चन पूछा था दैट एफआईआर हैव बीन डिफाइंड अंडर सीआरपीसी अंडर विच सेक्शन। तो अगेन ये काफी कंफ्यूजिंग सा रहता है, ज्यादातर लोग इसको सेक्शन 154 लिख देते हैं, लेकिन आप ध्यान से देखें सेक्शन 154 की हेडिंग क्या है। सेक्शन 154 की हेडिंग है इंफॉर्मेशन अंडर कॉग्निजेबल केसेस। यहाँ पे वर्ड एफआईआर को डिफाइन कहीं नहीं किया है, उसको हम समझ सकते हैं, उसका मीनिंग वही निकल के आ रहा है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। सेक्शन 154 में ही सबसे पहली बार इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड किया जाता है, ये बात ठीक है। लेकिन क्या यहाँ पे वर्ड एफआईआर यूज किया है, क्या यहाँ पे वर्ड एफआईआर को डिफाइन किया है? बिल्कुल भी नहीं। तो अगर ये क्वेश्चन आता है आपके एग्जामिनेशन में दैट इज अंडर विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी एफआईआर हैव बीन डिफाइंड, द आंसर विल बी इट हैज नॉट बीन डिफाइंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये तो बात थी कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की, तो आप तो जानते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस भी होते हैं। चलिए जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में लिखेंगे सब जने, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कौन से सेक्शन में डिफाइंड है? जल्दी से एवरीबॉडी बी रेडी, मुझे सबके आंसर्स चाहिए। इस समय मैं देख पा रहा हूँ 7 मेंबर्स आर देयर इन द क्लास, तो मुझे सबके आंसर्स चाहिए कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कौन से सेक्शन में डिफाइंड है। सेक्शन 2 का क्लॉज नंबर जल्दी से लिखेंगे। 1 person हैज रिटन 2L, सेकंड 2L नॉट डिफाइंड। मुकेश जी ऐसा तो मत करो, आपके हिसाब से तो मतलब मैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का पूछ रहा हूँ, एफआईआर का नहीं पूछ रहा हूँ जी। ठीक है, 2L आ रहा है, 2L करेक्ट आंसर है। 2L में नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस डिफाइंड है। और कौन सा ऑफेंस कॉग्निजेबल होता है, कौन सा ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल होता है, ये हमें कहाँ पे पता चलता है? ये हमें पता चलता है शेड्यूल फर्स्ट ऑफ सीआरपीसी, जहाँ पे बता रखा है, पूरी एक लिस्ट दे रखी है, और उस लिस्ट में उस चार्ट में बता रखा है ये ऑफेंस कॉग्निजेबल होगा, ये नॉन कॉग्निजेबल होगा, ये ऑफेंस बेलेबल होगा, ये नॉन बेलेबल होगा, सब लिखा हुआ है। अच्छा, ये आपको पता है ना कि जो स्टेट अमेंडमेंट वाली चीज है, क्योंकि जैसे अब कल डिस्कस हो रहा था कि सर अगर ये स्टेट ऑफ नागालैंड पे अप्लाई नहीं होता है तो फिर क्या है क्या नहीं। तो देखिए जो भी प्रोसीजरल कोड्स होते हैं ना, वो स्टेट अपने हिसाब से उनको मॉडिफाई भी करने का राइट रखता है, पावर रखता है, और वो एज पर द सिचुएशंस एंड द कंडीशंस अवेलेबल इन द स्टेट वो उनको चेंज कर सकता है। तो ये आप देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं कि एक छत्तीसगढ़ का स्टेट अमेंडमेंट दे रखा है सेक्शन 154 से रिलेटेड। इफ first proviso to subsection 1 of section 154 of the code of criminal procedure hereinafter referred to as the code for the word and figure, or section 509 the word, figures, letters and punctuations, section 509, section 509A or section 509B shall be substituted। तो बात ये कह रहे हैं छत्तीसगढ़ में स्टेट अमेंडमेंट ने क्या किया है कि जहां जहां पे सेक्शन 509 लिखा है ना, वहां पे उसके साथ में सेक्शन 509A और सेक्शन 509B ये भी साथ में पढ़े जाने चाहिए, बस इतनी सी बात कह रहा है। देखिए अब आता है सेक्शन 155, और सेक्शन 155 क्या बता रहा है? इंफॉर्मेशन एज टू नॉन कॉग्निजेबल केसेस एंड इंफॉर्मेशन ऑफ सच केसेस। जब कॉग्निजेबल केसेस की इंफॉर्मेशन आती है तो उसे हम एफआईआर कहते हैं, लेकिन जब कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन मिलती है तो उसे रिकॉर्ड किया जाता है नॉन कॉग्निजेबल रजिस्टर में, द रजिस्टर फॉर मेंटेन फॉर द नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में, और उसके बाद में उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होता है। तो देखते हैं क्या लिखा है रिगार्डिंग द सेक्शन 155। व्हेन इंफॉर्मेशन इज गिवन to an officer in charge of the police station of the commission within the limits of such station of non cognizable offense। अच्छा, एक और चीज रहती है, देखिए आप और मैं, हम लोग लॉ फील्ड से डील करते हैं तो हमें तो फिर भी थोड़ा बहुत आइडिया होता है दैट विच ऑफेंस इज अ कॉग्निजेबल, विच ऑफेंस इज अ नॉन कॉग्निजेबल। अब एक लेमैन, जो एक आम आदमी, उसके सामने कोई ऑफेंस हुआ, उसको कैसे पता चलेगा क्या ये कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल? तो वो तो सीधा जाएगा पुलिस स्टेशन में, बताएगा मैंने ये होते हुए देखा है ना। तो पुलिस हैज टू डिसाइड कि ये जो इन्फॉर्मेशन बता रहा है ये क्या कॉग्निजेबल ऑफेंस से डील करती है या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस से डील करती है। अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस से डील करती है तो वो 154 में रिकॉर्ड करेगा,
और अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस से डील करती है तो वो 155 के अकॉर्डिंगली उसको कमिट करेगा. So, when information is given to an officer in charge of the police station of the commission within the limits of such station, ये वर्ड लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंटली ध्यान करना आपकी क्या वर्ड लिखा है यहाँ पे. इन्होंने लिखा है विद इन द लिमिट्स ऑफ द पुलिस, विद इन द लिमिट्स ऑफ द पुलिस स्टेशन. अब आप सोच के देखो, जब हमने सेक्शन 154 पढ़ा वहां पे ये वर्ड लिखा था कि विद इन द लिमिट्स ऑफ द पुलिस सच स्टेशन, वहां पे ये नहीं लिखा था. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हिडन इंफॉर्मेशन है. अक्सर क्या होता है कि एक ही एक्सक्यूजेस दे दिए जाते हैं, भाई ये जो ऑफेंस हुआ ये हमारे क्षेत्राधिकार में नहीं आता है, ये हमारी लिमिट्स में नहीं है, ये दूसरे पुलिस स्टेशन में हम नहीं लिखेंगे. नहीं, अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो पुलिस स्टेशन में, किसी भी पुलिस स्टेशन में एफआईआर लॉन्च की जा सकती है. दैट इज नोन एज जीरो एफआईआर. और नो ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन कैन डिनाई टू रिकॉर्ड दैट इंफॉर्मेशन. लेकिन अगर ये जो इंफॉर्मेशन ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की है तो ऐसी सिचुएशन में वो हर किसी पुलिस स्टेशन में रिकॉर्ड नहीं की जाएगी. नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए साफ साफ लिखा है विद इन द लिमिट्स ऑफ सच स्टेशन. लेकिन कॉग्निजेबल ऑफेंस की अगर कोई रिपोर्ट है तो उसे कोई पुलिस ऑफिसर मना नहीं कर सकता. आपने कहीं पे भी रास्ते चलते किसी का मर्डर होते हुए देखा, आपके नियरेस्ट जो पुलिस स्टेशन होगा आप वहां जाके रिकॉर्ड करा सकते हैं. आपका लोकल ज्यूरिसडिक्शन जहाँ लगता होगा आप वहां जाके रिकॉर्ड करा सकते हैं, जहां आप चाहे रिकॉर्ड करवा सकते हैं. और फिर वो पुलिस स्टेशन क्या करेगा, वो रिकॉर्ड करके, बिकॉज एज आई टोल्ड यू इट इज नोन एज टू बी जीरो एफआईआर, वो रिकॉर्ड करके देखेगा कौन से पुलिस स्टेशन में इसका ज्यूरिसडिक्शन आता है और वो उसको ट्रांसफर करेगा वहां पे. खुद इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा, वो उसको ट्रांसफर करेगा. लेकिन 154 में ये कहीं नहीं लिखा है विद इन द लिमिट्स ऑफ सच स्टेशन, और 155 में ये बात लिखी हुई है. इसका मतलब कॉग्निजेबल ऑफेंस में लिमिट्स, कोई लिमिटेशन नहीं है, लोकल लिमिट्स. लेकिन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के लिए ये बात कंफर्म याद रखनी कि अगर लोकल लिमिट्स के स्टेशन में हम जाते हैं तो ही हमारी रिकॉर्ड की जाएगी इंफॉर्मेशन. ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग. नेक्स्ट आगे आ रहा है, दैट इज ही शैल एंटर. कौन? ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन. He shall enter or cause to be entered the substance of the information in a book to be kept by such officer in such form as the state government may prescribe. तो यहाँ पे और कहीं नहीं लिखा. एफआईआर को तो उसने रिड्यूस किया था इन राइटिंग, सिग्नेचर करवाए थे, वो सब काम किए थे. यहाँ वो सब नहीं, यहाँ डायरेक्टली वो रजिस्टर में मेंशन करेगा. कौन से रजिस्टर में? ऐसा रजिस्टर जो कि स्टेट गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब कर रखा है इन दिस बिहाफ. एंड रेफर द इंफॉर्मेंट टू द मैजिस्ट्रेट. रिकॉर्ड करने के बाद में क्या करेगा? जैसे ही वो रिकॉर्ड कर लेगा उसके बाद में उस इंफॉर्मेंट को बोलेगा कि भाई अब आप मैजिस्ट्रेट के पास में जाके प्रेजेंट हो. ठीक है, उसको नॉन कॉग्निजेबल रजिस्टर में रिकॉर्ड तो कर लिया उसकी इंफॉर्मेशन को, और उसके बाद में उसको कहा जाएगा अब आप मैजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट होइए और वहां पे आप इस चीज को बताइए. रेफर द इंफॉर्मेंट टू द मैजिस्ट्रेट. इंफॉर्मेंट को मैजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करेगा. आगे देखिए आगे क्या बात आ रही है. नो पुलिस ऑफिसर शैल इन्वेस्टिगेट अ नॉन कॉग्निजेबल केस विदाउट द ऑर्डर ऑफ मैजिस्ट्रेट. ये बात 154 में लिखी थी क्या? कहीं पे नहीं लिखी थी. बल्कि 154 में तो क्या होता है, जैसे ही एफआईआर आया पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन करेगा उसमें. लेकिन जब नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है ना, तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस ऑफिसर विदाउट द ऑर्डर ऑफ द मैजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट नहीं करेगा. हैविंग पावर टू ट्राई सच केस और कमिट द केस फॉर ट्रायल. और ऐसे मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर पे, वो भी हर किसी मैजिस्ट्रेट के नहीं, ऐसे मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर पे जिस मैजिस्ट्रेट के पास पावर है उस केस को ट्राई करने की. फर्दर देखिए, एनी पुलिस ऑफिसर, आगे और क्या लिख रहा है, एनी पुलिस ऑफिसर receiving such order may exercise the same powers in respect of the investigation except the power to arrest without warrant. तो without warrant तो अरेस्ट कर ही नहीं सकता नॉन कॉग्निजेबल में. अच्छा, ये बात कहाँ पे लिखी है? दैट इज नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में विदाउट वारंट अरेस्ट नहीं किया जाएगा. ये बात कहाँ पे लिखी हुई है? या फिर कॉग्निजेबल ऑफेंस में विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकते हैं, ये कौन से सेक्शन में लिखा हुआ है? अभी सेक्शन 14 वारंट केस में नहीं, वारंट केस का तो इससे कोई लेने देना नहीं है. वारंट केस और सम्मन्स केस अलग चीज है,
और कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल अलग चीज है। मुकेश ने लिखा है सेक्शन 41, तो सेक्शन 41 सही है। सेक्शन 41 बताता है कि अंडर द सिचुएशंस वेयर अ पुलिस ऑफिसर मे अरेस्ट अ पर्सन विदाउट वारंट, के बिना वारंट के कब कब अरेस्ट किया जा सकता है। ठीक है, वारंट केस का या सम्मन्स केस का अरेस्ट से कोई रिलेशन नहीं है, वो पनिशमेंट से रिलेशन होता है। और अभिषेक आपने पूछा है कौन सा मजिस्ट्रेट, तो देखिए इसके लिए भी मैं आपको रेफर करूंगा शेड्यूल फर्स्ट को। शेड्यूल फर्स्ट में साफ साफ लिखा हुआ है कि कौन सा ऑफेंस कौन सी कोर्ट में ट्रायबल होता है। कुछ के लिए तो लिखा है ट्रायबल बाय एनी मजिस्ट्रेट, कुछ के लिए लिखा है ट्रायबल बाय जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, कुछ के लिए लिखा है ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेशंस। तो कौन सा मजिस्ट्रेट उस पर्टिकुलर ऑफेंस को ट्राई करने के लिए कॉम्पिटेंट है। एक बात और ध्यान रखिए, ट्राई करना और कॉग्निजेंस लेना दो अलग अलग बातें हैं। कॉग्निजेंस तो कोई भी ले सकता है, लेकिन ट्राई करने की जब बात आती है तो वो हमें शेड्यूल फर्स्ट में स्पेसिफाइड है कि किस केस को कौन ट्राई करने की पावर रखता है। ठीक है, तो ये जो बात आपने पूछा ना कि कौन सा मजिस्ट्रेट, तो वो शेड्यूल फर्स्ट में रेफर करेंगे अपन। और विदिका ने कहा 2L उसकी डेफिनेशन में नहीं, 2L में नहीं लिखा है। अगर आप उसके हिसाब से देखें तो 2C में जरूर लिखा है। 2C में लिखा है अ कॉग्निजेबल केस इज अ केस अंडर विच अ पुलिस ऑफिसर मे अरेस्ट विदाउट वारंट, ये बात लिखी है 2C में। और सेक्शन, सर पर 2L में ये भी तो लिखा है कि एक पुलिस ऑफिसर के पास अथॉरिटी नहीं होती अरेस्ट करने की बिना वारंट के। हाँ तो मैं तो वारंट वाली बात पूछ रहा हूँ ना कि अच्छा चलिए आप बता रहे हैं कि विदाउट वारंट कब अरेस्ट नहीं कर सकते, वो आप यस बता रहे सर। हैं, तो उसके हिसाब से 2L ठीक है। और बाकी सेक्शन 41 में बता रखा है अंडर व्हाट सिचुएशंस अ पर्सन कैन अरेस्ट विदाउट वारंट। ठीक है, तो एनी पुलिस ऑफिसर रिसीविंग सच ऑर्डर मे एक्सरसाइज द सेम पावर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन एज एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन मे एक्सरसाइज इन अ कॉग्निजेबल केस। तो अगर कॉग्निजेबल केस वाली सिचुएशन है तो ऐसे में फिर वो एक्सरसाइज कर सकता है अपनी पावर्स को ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, बाकी नहीं। वेयर अ केस रिलेट्स टू टू और मोर ऑफेंसेस, अब ये मैंने कल बात कही थी आपको और वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, इसको ध्यान से एक बार पढ़ना। वेयर अ केस रिलेट्स टू टू और मोर ऑफेंसेस ऑफ विच एटलीस्ट वन इज कॉग्निजेबल, अगर कोई ऐसा केस है जिसमें दो या उससे ज़्यादा ऑफेंसेस हैं, पर्सन ने घर के अंदर हाउस ट्रेस पास किया, अंदर जाके थेफ्ट किया और एक पर्सन का मर्डर भी किया, तो उसके ऊपर कितने चार्ज लगे, 3 ऑफेंसेस के चार्ज लग गए उसके ऊपर। केस तो एक ही है क्योंकि एक ही पर्सन ने एक ही घर में सब काम किया, तो केस तो एक है, लेकिन एक ही केस में उसके ऊपर चार्जेस कितने लगे, 3 ऑफेंसेस के चार्जेस लगे। अब इन तीन में से अगर एटलीस्ट एक ऑफेंस भी कॉग्निजेबल है तो फिर इस पूरे केस को क्या ट्रीट किया जाएगा। मान लीजिए इन तीन में से 2 ऑफेंसेस तो हैं नॉन कॉग्निजेबल और एक ऑफेंस है कॉग्निजेबल, तो इस पूरे केस को क्या ट्रीट किया जाएगा, तो इस पूरे केस को ट्रीट किया जाएगा द केस शैल बी डीम्ड टू बी कॉग्निजेबल, पूरे केस को कॉग्निजेबल ही ट्रीट किया जाएगा। और जैसे ही उसको आपने केस को कॉग्निजेबल ट्रीट किया तो क्या फिर पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है क्या, आंसर इज यस। क्या पुलिस ऑफिसर विदाउट ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकता है क्या, आंसर इज यस। क्लियर है यहाँ तक का, कोई डाउट कोई कंफ्यूजन किसी के माइंड में तो पूछिए। अप टू सबसेक्शन 4 नो ऑफ सर। सेक्शन 155 कोई भी कंफ्यूजन कोई डाउट किसी के माइंड में हो तो बोलिए। सेक्शन 156 तो मैंने कल ही बता दिया था, अभी भी आज भी रिपीट किया था, सेक्शन 154 एंड 156 ये दोनों डील करते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंसेस से। तो ये देखिए क्या लिखा है, पुलिस ऑफिसर्स पावर टू इन्वेस्टिगेट कॉग्निजेबल केस। अब कौन सा केस कॉग्निजेबल केस हो और कौन सा केस नॉन कॉग्निजेबल केस होगा, ये अभी अभी मैंने आपको बताया। अगर कोई ऐसा केस है जिसके अंदर 2 3 4 ऑफेंसेज हैं और उसमें से सिर्फ एक ऑफेंस कॉग्निजेबल है, बाकी सारे नॉन कॉग्निजेबल है, सिर्फ एक ऑफेंस भी अगर कॉग्निजेबल है तो वो ओवरऑल केस कॉग्निजेबल केस की कैटेगरी में फॉल करेगा। ठीक है, देखिए क्या लिखा है सेक्शन 156 जो कि कॉग्निजेबल केसेस के इन्वेस्टिगेशन से डील करता है। एनी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन may without the order of a magistrate investigate any cognizable case which a court having jurisdiction over the local area within the limits of such station would have power to inquire into or under or try under the provisions of chapter 13। तो क्या लिखा है,
एक बात तो ये लिखिए कि ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन के पास में ये पावर होगी कि वो इन्वेस्टिगेशन करे। कौन से पुलिस ऑफिसर इंचार्ज और किस में? कॉग्निजेबल केस में। और कौन से पुलिस ऑफिसर इंचार्ज के पास में ये पावर होगी? विद इन द लिमिट्स ऑफ सच स्टेशन। अब ये बात कैसे आ गई? अभी अभी तो मैंने कहा था कॉग्निजेबल केस में तो रिपोर्ट तो कहीं पे भी आ जाती, तो मैंने कहा था रिपोर्ट कहीं पे भी रिकॉर्ड हो जाएगी, एफआईआर कहीं पे भी लॉन्च हो जाएगी, लेकिन उसके बाद में अगर वो उसका लोकल एरिया लोकल जुरिस्डिक्शन में नहीं है तो वो पुलिस स्टेशन वाला क्या करेगा, उस एफआईआर को कंसर्न पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर करेगा, जिससे कि इन्वेस्टिगेशन तो कंसर्न पुलिस स्टेशन ही करेगा। ठीक है। इंडियन एविडेंस एक्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल लोपामुद्रा, आई विल प्रोवाइड यू द चांस टू सॉर्ट आउट योर क्वेरीज। फाइन, डेफिनेटली आई विल प्रोवाइड चांस। और लास्ट बात ये लिखी है कि जो केस का ट्रायल है, मैंने अभी अभी आपको 3 स्टेजेस बताई थी। पहली स्टेज इन्वेस्टिगेशन, दूसरी स्टेज इंक्वायरी और तीसरी स्टेज ट्रायल। ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के स्टेजेस हैं 3। तो जो ट्रायल का स्टेज है वो कहाँ पे बता रखा है? चैप्टर 13 में बता रखा है। चैप्टर 13 स्पेसिफाइज अबाउट द ट्रायल प्रोसीजर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। नो प्रोसीडिंग ऑफ अ पुलिस ऑफिसर इन एनी सच केस shall at any stage be called in question on the ground, यानी किसी पुलिस ऑफिसर की किसी प्रोसीडिंग को क्वेश्चन नहीं किया जाएगा on the ground that the case was one which such officer was not empowered under this section to investigate। मतलब अगर पुलिस ऑफिसर ऐसा कोई केस था जो कि उसको इन्वेस्टिगेट करने का उसके पास राइट नहीं था, उसके पास पावर नहीं थी, फिर भी उसने इन्वेस्टिगेशन करा दिया, उसने प्रोसीडिंग ले ली, तो इन बातों पर उसको चैलेंज नहीं किया जाएगा। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन हो गई, जो भी पॉइंट्स आए हैं उनको कंसिडरेशन में लिया जाए। एनी मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड अंडर सेक्शन 190, ये कॉग्निजेंस से रिलेटेड सेक्शन है कि 190 में कॉग्निजेंस लिया जाता है। मे ऑर्डर सच एन इन्वेस्टिगेशन एज अबव मेंशन्ड। तो मजिस्ट्रेट जो कॉग्निजेंस लेता है वो लेता है सेक्शन 190 में। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था, कॉग्निजेंस लेना वो एक बात है और केस को ट्राई करना यानी केस का संज्ञान लेना वो एक बात है, और जो वाद है वाद का ट्राई को व्हाट यू विल से विचारण करना। ठीक है, किसी केस का संज्ञान लेना या किसी केस का विचारण करना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो कॉग्निजेंस तो कोई भी मजिस्ट्रेट ले सकता है, लेकिन उस केस का ट्रायल कौन सा मजिस्ट्रेट करेगा ये बात हमें शेड्यूल फर्स्ट बताता है। शेड्यूल फर्स्ट कॉग्निजेंस के बारे में नहीं बताता है। कॉग्निजेंस तो सेक्शन 190 में एनी मजिस्ट्रेट इज एम्पावर्ड टू अंडर सेक्शन 190 में ऑर्डर फॉर सच इन्वेस्टिगेशन। तो 190 में कॉग्निजेंस की पावर तो किसी भी मजिस्ट्रेट के पास, लेकिन ट्राई करने की, केस के ट्रायल की पावर वो मेंशन कर रखी है शेड्यूल फर्स्ट में, तो वो चीज़ अलग रहती है। ठीक है, अब स्टेट अमेंडमेंट है महाराष्ट्र का, वो आप लोग एक बार देख लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं। 155 166 हो गया ना। चलिए आज की क्लास को हम यहीं पे रोकेंगे, 156 तक का मैंने आपको बताया है। कोई कन्फ्यूजन यहाँ तक के हैं तो एक बार वो पूछ लीजिए, और उसके बाद में फिर हम अदर रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं उनको भी एक बार ले लेते हैं। कल की क्लास में हम सेक्शन 157 से कंटिन्यू करेंगे, प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन। प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन, कौन करेगा इन्वेस्टिगेशन? जल्दी से लिखिए चैट बॉक्स में लिखिए, इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, पब्लिक प्रोसिक्यूटर या फिर ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन। लिखिए जल्दी से, 4 ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको। हु विल अंडरटेक द इन्वेस्टिगेशन? जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, पब्लिक प्रोसिक्यूटर या फिर ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन। एक आंसर आ चुका, 2 आ चुके हैं, 3 आ चुके हैं। वेरी गुड वेरी गुड, चलिए बढ़िया। यानी इन्वेस्टिगेशन करने का की पावर किसके पास में है? द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन। मैजिस्ट्रेट तो इंक्वायरी करता है, मैजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन नहीं करता है। इसका मतलब अभी माइंड में थोड़ी चीजें जाने लगी आप लोगों के। चलिए ठीक है, कल सेक्शन 157 से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अब आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं।